हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सोर्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैं जैसे अनुवाद करता हूँ अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से कर लेता हूँ, ऐसा कोई प्रॉपर रूल ऐसा फॉलो नहीं करता हूँ। तो इसमें मैं कुछ और अपना जो मैं खुद का पेपर मैंने कैसे हल किया, अनुवाद कैसे करा, मैं आपको अपनी स्टडी शेयर कर देता हूँ। अगर आपको लग रहा है ठीक है आपको लेना चाहिए, आप उसको ले सकते हैं, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करता था, मान लीजिए आपको अनुवाद करना है, अनुवाद दो होगा, या तो आपको हिंदी से इंग्लिश करना होगा या फिर इंग्लिश से हिंदी करना होगा, दो तरह से कर सकते हैं। अब जो अनुवाद करते हैं हम लोग वो दो तरह का हो सकता है। एक होता है जो जिसको पूरा सही सही आता है, सारा रूल पता है, मतलब आपको क्या है ना, अगर अनुवाद करना है मान लीजिए, तो आपका जो बेसिक ग्रामर वो अच्छा होना चाहिए, या तो हिंदी या इंग्लिश दोनों की ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। तब आप अगर आपकी अच्छी पकड़ है ग्रामर के ऊपर, तो आप अनुवाद अच्छे से आप कर पाएंगे। आपकी जो ग्रिप को अच्छा रही है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और जिसको नहीं आ रही मान लीजिए, मैं उतना मेरा ठीक नहीं है ग्रामर मान लीजिए, तो मैं बस काम चलाओ कर लेता हूँ, पर मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ कि इतना में मेरा आराम से क्या है, ये जो एटलीस्ट जो पीजीटी है हमारा वो मेरा हो गया है ना। पीजीटी का मासिक मार्क्स जो है वो हमारे इजीली पासिंग मार्क्स आ गए। जो वहाँ पर अनुवाद दिया गया था, आप वहाँ उतना अगर कर पा रहे मान लीजिए एज ए लेमैन में भी, तो आपका वो हो जाएगा इजीली। तो वहाँ पे मैं कैसे करता हूँ, कुछ कुछ चीज़ों में फॉलो करता हूँ, मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे ये कुछ पॉइंट इसे ध्यान रखना आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपका जो भी उन्होंने दिया है क्वेश्चन में, एक अगर या तो देंगे पैराग्राफ, ठीक है, या तो फिर क्या देंगे वो छोटा सेंटेंस, जैसा ऊपर मैंने आपको दिखाया क्या एक सेंटेंस था, 2 लाइन 3 लाइन का एक सेंटेंस देंगे आपको। तो आप क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ क्या करना है, आपको अच्छे से रीड करना है। क्या रीड करना है, रीड द पैसेज केयरफुली। जो भी उन्होंने दिया पैसेज उसको अच्छे से आप ऊपर से पूरा एक बार रीड करें। या तो हिंदी का हो उसको भी आप रीड करें, या अगर इंग्लिश का है तो आप उसको भी रीड करें, या छोटा सा अगर सेंटेंस दिया आप उसको भी अच्छे से रीड करें। रीड मतलब ध्यान से रीड करें क्या क्या वर्ड उसमें दिया गया, और हल्का पॉज लेकर उसको पढ़ते हो जाए ध्यान से। क्या मुझे उसको कुछ निकालना है, मुझे इसमें समझना है मुझे वो, आप उसको अच्छे से रीड कर। पहला काम ये हो गया। सेकंड क्या हो गया, रीड करने के बाद आपको उसका जो स्टोरी है या जो क्रक्स है या समरी है आपको वो समझना होगा। मतलब आप जब पूरा पढ़ लीजिए मान लीजिए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा अभी वो किससे रिलेटेड है ना। कुछ कुछ उसमें वर्ड होंगे, मान लीजिए आपको वहाँ चाहिए वाला किसी फार्मर से लग रहा है, या किसी फैक्ट्री से लग रहा है, या ये स्पोर्ट्स का कोई पैराग्राफ लिख दिया उन्होंने, मान लीजिए लिखा हुआ आईपीएल के ऊपर, तो वो क्या होगा, क्रिकेट का हो गया। मान लीजिए फुटबॉल पे लिखा है तो गेम का हो गया। इस तरह से करके आपको पकड़ना पड़ेगा जो टॉपिक उन्होंने ऊपर से नीचे लिखा है, हम उसको जब पढ़ ले रहे हैं तो पढ़ने का तो वो टॉपिक किसके ऊपर है, किस पे स्टोरी का है, क्या चीज़ है वो, या फिर किसी का जस्ट नॉर्मल स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है, या किसी का लव स्टोरी दे दिया ऐसा है, या फिर कोई हमारा गवर्नमेंट का कुछ ऑर्डर आया था वो दे दिया है, या कुछ इन्वायरमेंट का इशू है वो लेके दे दिया है, कुछ भी होता है, मान लीजिए फार्मर का इशू दे दिया है। तो आपको पढ़ने में ये आना चाहिए समझ में कि वो टॉपिक किस चीज़ के ऊपर है। अगर आप ये काम कर लेते हैं मान लीजिए, आपका कहीं ना कहीं दो इजी काम अच्छा हो जाएगा कि जैसे आपको पता चलेगा हमारा स्टोरी क्या है या क्रश क्या है, तो आप अपने आप को माइंड को उस डायरेक्शन में सोच पाएंगे कि हाँ ये सारा वर्ड है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे यूज होगा। तो तीसरा पॉइंट मेरा वही यहाँ आ रहा है कि फिर टेंस। तो पहला आपने जब स्टोरी समझ लिया आपने, फिर आपको जब वो पूरा पढ़ेंगे पैराग्राफ, अब वो क्या है ना, आपका जो भी पैरा दे रहा है वो या तो 3 तरह का होगा। या तो वो प्रेजेंट टेंस का होगा, मतलब अभी का वर्तमान घटना पे ऐसा करके लिखा होगा उन्हें, या तो कुछ पास्ट में हो चुका है उसके ऊपर होगा लिखा हुआ पैसेज, या फिर जो फ्यूचर में होने वाला है उसके ऊपर होगा। 3 तरह का हो सकता है, उसमें कुछ भी होगा। तो ये आपके होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग कि हाँ मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कौन सा मैं एटलीस्ट वो पकड़ पाऊँ, है ना। वो आप कैसे पकड़ेंगे, मान लीजिए सेंटेंस आप पढ़ते हैं उसमें देखिए कहाँ पे क्या, कहीं पे वॉज वेयर यूज किया है मैंने, था थी ऐसा करें। अगर हिंदी वाला तो ईजी हो जाएगा, कहीं लिखा हुआ था थी या भविष्य में करेंगे या कर रहा है, आपको हो जाएगा आइडिया कि वो मेरा प्रेजेंट क्या क्या है। सेम इंग्लिश में वैसे ही अगर वहाँ पे हैव हैज़ लिखा हुआ है, या फिर क्या वहाँ पे वाज वेयर लिखा हुआ है, तो वो हमारा पास्ट हो गया। अगर लिखा विल शैल, या फिर फ्यूचर का क्या होगा, विल वी गो शैल वी गो ऐसा करके लिखा रहता है ना, तो वो हमारा फ्यूचर का टेंस हो गया। तो आपको वो चीज़ पकड़ना पड़ेगा कि जो हमारा क्रक्स है वो कौन सा टेंस में है। तो क्या होगा, जब आप उसको अनुवाद करेंगे तो आप उस तो अच्छे से आपको लिख पाएंगे, अपने आप को सेंटेंस को अच्छे से अरेंज कर पाएंगे कि हाँ मुझे पास्ट फॉर्म में लिखना है, मुझे प्रेजेंट में लिखना है, मुझे फ्यूचर में लिखना है, वो चीज़ आप कर पाएंगे। फिर तीसरा क्या होगा, टर्मिनोलॉजी। अब जब उसको आप रीड करें पैसेज को, वहाँ पे देखिए बहुत सारे वर्ड वर्ग आएंगे, है ना। कुछ कुछ जो बड़े बड़े वर्ड होंगे आप उसको क्या ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, कैसे ये वर्ड का इसका मतलब ये होगा। उस बीच में जो जो वर्ड आ रहे हैं मान लीजिए फार्मर से आ गया, सेक्रीफाइस आ गया, मान लीजिए कुछ भी होता है, या एप्लीकेशन आ गया, या इरीगेशन आ गया, सिंचाई आ गया मान लीजिए, तो वो सब जो भी वर्ड आ रहा है उसको अंडरलाइन कीजिए पहले। जब आप पैसे रीड करें तभी आप उसको अंडरलाइन कीजिए, हाँ यहाँ ये सारा पैसे मुझे, ये सारा वर्ड का मुझे अच्छा से मतलब आना चाहिए। वो करके क्या करना, फिर उसका जो अर्थ है वो आपको सोचना है मन में, मतलब जो वर्ड का प्रॉपर मीनिंग क्या होगा हिंदी में। देखिए हम लोग को क्या है ना, बहुत सारी बात हम लोग जब नॉर्मल बातचीत करते हैं तो हम लोग कुछ भी मैंने सोच लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। इसलिए क्या है, इसके जो पिछले चैप्टर में जो पीछे वीडियो में बनाया था उसमें क्या हर एक का प्रॉपर टर्मिनोलॉजी दिया है, उसका एक शब्दावली दिया है कि इसका यही वर्ड यूज होता है। तो आपको क्या करना है, वो मन में आना। मान लीजिए डॉक्टर को हम क्या डॉक्टर लिखते हैं, तो उसका हिंदी में क्या होगा, चिकित्सालय, या फिर चिकित्सक बोलते हैं डॉक्टर को। जैसे हॉस्पिटल हो गया, मैंने अस्पताल बोलते हैं, जैसे वहाँ पे जाते हैं तो क्या है वो, तो हर एक का जो प्रॉपर वर्ड दिया गया ना, आपको वो वर्ड अपने माइंड में याद करना है कि अच्छा इसका जब हम लिखूंगा तो इसका मीनिंग ये होने वाला है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए वहाँ पे ताकि वो गलती ना हो। यहाँ तक आपको करना है, ये 4 काम पे जब पूरा आप कर लेंगे, पैसेज को आपने रीड किया अच्छे से ध्यान से, उसका क्या स्टोरी है वो आप समझ गए। फिर कौन सा टेंस में आपको पहले वो पकड़ लिया हाँ टेंस क्या है इसका, और फिर मैं क्या टर्मिनोलॉजी कौन कौन से वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि सारा वर्ड को मेरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। जब इतना सारा आप काम कर लेंगे मान लीजिए, तो आपने कहीं ना
आधा आधी काम कर लिया आपने अपने मन में कि हाँ मुझे इसका चीज़ें समझ में आ गई है। ये सब क्या है, जिसको कुछ भी नहीं पता है रूल वगैरह, वो भी इसको इतना नॉर्मल कर सकता है कोई भी, अगर आप पढ़ेंगे, है ना। हर लोग एक ग्रेजुएट ही एग्जाम दे रहे हैं, पीजीटी वाले मिनिमम तो ग्रेजुएट किए होंगे सब लोग। इतनी समझ तो होगी सब में कि ये पढ़ के मैं समझ लो कि हाँ ये क्या लिखा है, हिंदी चाहे इंग्लिश जो भी है। किसी के भी हिंदी इंग्लिश कितनी भी खराब क्यों ना, आपको उतना समझ में तो आ जाएगा ना पढ़ के भी, कोई भी स्टोरी क्या ये किस बात पर लिखा हुआ है। उतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ से क्या करना है, आपका मेन जो काम है अनुवाद का, आपको वो शुरू करना है। अब ये आप कैसे करेंगे, तो क्या पे मैं क्या करता था इसमें, जैसे मैंने अनुवाद का कोई लिखा पैसेज, ठीक है, तो क्या है ना, पैसेज तो लंबा चौड़ा दिया रहता है, तो मैं उसको खोजता हूँ कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे कॉमा दिया, मैं वो खोजता हूँ पहले। फिर क्या करता हूँ मैं अपने पेन से ना वहाँ पे उसको मार्किंग करता हूँ, मैं आगे दिखाऊंगा अभी आपको कैसे। तो मैं क्या करता हूँ उसको पेन से वहाँ से ऐसे मार्क कर लेता हूँ कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ये पूरे पैराग्राफ हो गया, उसको मैं यहाँ से मार्किंग कर लेता हूँ। इस तरह करता हूँ मैं। जब आप वो वाला मार्किंग वाला काम कर लेंगे मान लीजिए, फिर छोटा छोटा उसमें करके, फिर छोटा छोटा करके उसको ब्रेक करें और उसको जोड़ दें। फिर ठीक है, क्या बोला, मान लीजिए मैंने मार्किंग कर लिया, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलिए मान लीजिए ये एग्जाम्पल के तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, या क्या लिखा, वी आर अनेबल टू सेटल योर मेडिकल क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट ड्यू टू द रीजन एंड स्टेट। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा फुल स्टॉप, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप मिला, मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन लगा दूंगा, यहाँ से ऐसे करके आप क्या करना है, कोई दाग डाल दीजिए, क्या क्या यहाँ से पूरा एक सेंटेंस हो गया। फिर अगला कहाँ, फिर मैं यहाँ से ऐसे करूँगा, फिर अगला जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ लगा दूंगा। फिर नेक्स्ट वाला कहाँ, वहाँ से लेकर मैं फिर वहाँ ऐसे लगा दूंगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं। अगर आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे लंबा चौड़ा, आपको लगेगा कि मुझे इतना पूरा लंबा का उनको करना ट्रांसलेट, तो आपको बहुत भारी लगेगा वो, है ना। जब आप सोचेंगे मन में कितना लंबा कैसे करूँगा, क्या हो पाएगा, क्या करना है आपको, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेना है। आप जहाँ जहाँ फुल स्टॉप दिया आप वहाँ पे ऐसे करके दाग लगाइए, और सोचिए कि जस्ट मुझे यहाँ से यहाँ का अच्छा से करना, पहले आप एक लाइन का कर दीजिए, पहले करके लिख दीजिए। जब हो गया फिर देखिए सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है, उसको यहाँ से कीजिए, फिर उसको यहाँ पे लिखिए। फिर थर्ड में जब ऐसे आप लाइन बाई लाइन करेंगे तो क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं पूरा एक बार मुझे करना है, मैं पूरा का समझ गया हूँ, अब मैं इसको अच्छे से लिखूंगा, वैसे ट्रांसलेट नहीं होता है। ट्रांसलेट क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप ही होता है, लाइन बाय लाइन ही होता है ना, इवन वर्ड बाय वर्ड भी होता है। तो देखिए यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, लाइन बाय लाइन उसको रीड करना है, फिर क्या जैसे बताया मैंने मार्किंग, वो मार्किंग करना है आपको। फिर छोटा छोटा क्या करना है, ब्रेक करना है, फिर उसको अच्छे से जोड़ना है बाद में, जब आप ब्रेक कर लिए पहले, फिर आप जब लिखने टाइम में जोड़ना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या है, सेंटेंस मन में अरेंज करना, जैसे मैंने वहाँ पूरा पढ़ के फिर अपने मन में सेंटेंस को अरेंज किया कि हिंदी में जब उसको कैसे कैसे आपको अरेंज करना पड़ेगा, पहले कौन सी बात आएगी, फिर कौन सी बात आएगी, ऐसे करके आपको अरेंज करना है, वैसे करके। फिर क्या बोला है, वर्ड का सही अर्थ निकालना और वाक्य अनुसार। अब जैसे वहाँ बोला मैंने अच्छा रिम्बर्समेंट, फिर मेडिकल क्लेम आ गया, है ना। फिर क्या वहाँ पे अनेबल आ गया, तब अनेबल को दो तीन मीनिंग हो सकता हो, पर वहाँ पे देखना पड़ेगा उस सेंटेंस के हिसाब से अनेबल का जो सही सही मतलब है वो क्या होगा। अच्छा उसका नीचे ही दिया था अनेबल, मैंने देखा नहीं वहाँ पे, आगे मैं उसको करवाता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ क्या दिखा मेडिकल बिल का हिंदी में। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से उसको देखना पड़ेगा वर्ड का सही अर्थ क्या निकल रहा है, और उस सेंटेंस उस लाइन के हिसाब से उस वर्ड का वहाँ पे प्रॉपर क्या मतलब होगा, आपको वही वाला वर्ड यूज करना है, वो चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, जरूरी नहीं है कि पूरा मैच हो। अब ये बोला जैसे मान लिया आपने पढ़ा इंग्लिश का 5 लाइन है, अब जरूरी नहीं कि जब हिंदी में तो 5 ही लाइन आए, हो सकता है वो 4 लाइन में खत्म हो जाए, 6 लाइन में हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप क्या करना, कई बार क्या होता है हम लोग जब उसको पढ़ लेते हैं उसको अच्छा से, मैंने जो पढ़ने वाला जो हमारा होगा थर्ड पर्सन जिसको वो ट्रांसलेट करके पढ़ना है, उसको वो सही सही मतलब समझ में आए, ये हमको ध्यान में रखना है हमेशा। उसके क्या आवश्यकता अनुसार उस पर क्या थोड़ा सा चेंजेस हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, ऐसा भी होता है। कई बार क्या होता है इंग्लिश में दो सेंटेंस दिया है, उसको हम हिंदी में जोड़ के एक ही में लिख देते हैं, ऐसा भी होता है। तो आपको लगे देखना छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तभी वो सही रहता है। फिर क्या होता है हमारा, इस तरह का अगर आप कुछ फॉलो करते आगे, आपको यहाँ ठीक ठाक नंबर आपके आ जाएंगे। एटलीस्ट मैं बोलूँगा आपका जो पीजीटी है वो अच्छे वो पास हो जाएंगे, है ना। अभी क्या हो रहा है देखिए, 51 पेपर को अगर छोड़ देंगे आप, अगर आपको याद होगा 51 जो हमारा पेपर था उसको छोड़ दीजिए, तो 52 से लेकर 55 हर किसी में, हर जो पेपर है उसका पार्ट 2 जो है वो हमारा क्या है, ट्रांसलेशन ही दिया हुआ है। पहले छोटे छोटे शॉर्ट वर्ड दिए हैं, फिर सेंटेंस दिए हैं, फिर वर्ड दिए, फिर एक पूरा पूरा लंबा लंबा पैराग्राफ दिया है। किसी किसी में आ रहा है 10 नंबर के, किसी में 15 नंबर के, और किसी में आपके आएंगे 20 नंबर का। अभी अगला पेपर आने वाला है 55, उसमें 20 नंबर के 2 आए, 40 नंबर के आने वाले हैं आपका ट्रांसलेशन ही। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आप छोड़ नहीं सकते टोटली भी। जैसे क्या हो गया, जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है उसको पढ़ना है, जो समझ रहा है तो कुछ लिख के आइए। अगर वो 10 लाइन का दिया है हिंदी में, आप उसको 8 लाइन का कम हिंदी में इंग्लिश में लिख कर आइए, है ना, ताकि टीचर आपको 1-2 नंबर कुछ भी तो दे वहाँ पर। आपने प्रयास तो किया है, पूरा ब्लैंक नहीं छोड़ना उसको, जैसे करना है उसे करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ था जो सिंपल रूल जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करता था, क्योंकि मुझे भी उतना एग्जैक्ट नॉलेज नहीं पता है सारे रूल्स वगैरह का, पर हाँ मैं इस तरह करके अपने आप को मैनेज कर लेता था। अब यहाँ देखिए मैं कुछ एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। क्या बोला जा रहा है, कई बार क्या होता है ना, सेंटेंस के हिसाब से वहाँ जो मीनिंग है ना वो थोड़ा अलग हो जाता है, आपको वो भी अपने माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल है हमारा, पे कमीशन हैज़ रिकमेंडेड 30% कट इन पोस्ट अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, 30% क्या बोला, कट करने बोला कहाँ पे, पोस्ट अक्रॉस द बोर्ड, ऐसा लिखा है। अब देखिए आप जो अक्रॉस द बोर्ड उसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड का जो शाब्दिक अर्थ हो रहा है हमारा, अगर इसको वर्ड बाय वर्ड करेंगे, अक्रॉस मतलब क्या आता है, फलक, है ना। बोर्ड अक्रॉस मतलब आर पार, ना अक्रॉस द रोड में इधर उधर आर पार करना, और बोर्ड मतलब होता है जो फलक या फिर काठ बोलते हैं हम लोग उस तरह से। तो यहाँ पे फलक के आर पार ऐसा बोला जा रहा है,
तो ये यहाँ पे क्या है, सही नहीं होगा। क्या लिखना है इसका सही क्या होगा? तो पे कमीशन हैज़ रिकमेंडेड, तो लिखा वेतन आयोग ने हर स्तर पर पदों में 30% की कटौती की सिफारिश की है। सो पे कमीशन हैज़ रिकमेंडेड 30% ऑफ पोस्ट अक्रॉस द बोर्ड। तो क्या होगा, पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट लेंगे हम लोग करते ट्रांसलेट, तो पे कमीशन पहले आ जाएगा पे कमीशन, फिर जाएंगे लास्ट में, ठीक है, फिर यहाँ से उल्टा आएंगे, ऐसे होता है ट्रांसलेट। पहले आपको लेना फर्स्ट वाला, फिर जाइए लास्ट में, फिर यहाँ से रिवर्स आइए। तो पे कमीशन, फिर लास्ट में क्या, अक्रॉस द बोर्ड। तो पे कमीशन, ये पे कमीशन ने एक मतलब हर स्तर पर, तो अक्रॉस द बोर्ड हर स्तर पर, फिर उल्टा ये क्या करना है, 30% कट इन रिकमेंडेड। तो पदों में 30%, पहले 30% गया, क्या करना है इसको, रिकमेंड मतलब सिफारिश देना है कटौती के लिए, तो 30% की कटौती की सिफारिश की है। तो ये हमारा हो गया ट्रांसलेट, क्या इंग्लिश से हिंदी में आ गया। तो हर जगह क्या होता है, वर्ड का जो मतलब है एग्जैक्टली कभी कोई सेम नहीं होता है। देखिए कुछ और यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आया हूँ, ये देखिए एग्जाम्पल, इसमें क्या बोल रहा है वो लोग। हाँ, यहाँ पे 2 लाइन का है, अच्छा देखिए ध्यान से। वी आर अनेबल टू सेटल योर मेडिकल क्लेम, ओके, फॉर रीइंबर्समेंट ड्यू टू द रीजन स्टेट बिलो। नीचे दिए गए कारणों के आधार पर, तो जो लास्ट में दिया हुआ है ड्यू टू द रीजन स्टेट बिलो, लास्ट था उसको पहले लिया क्या है, तो नीचे दिए गए कारणों के आधार पर, यहाँ तक ये हो गया पहला हमारा पार्ट, कौन सा, ड्यू टू द, ये यहाँ से हो गया पहले आ गया, लास्ट का पार्ट पहले आ गया उठ के। अब फिर क्या बोला है, वी आर अनेबल टू सेटल योर मेडिकल क्लेम फॉर रीएम्बर्समेंट। नीचे दिए गए कारणों के आधार पर, वी आर मतलब हम, योर मेडिकल बिल, सो आपका चिकित्सा दावा, ओके, सो मेडिकल क्लेम क्या हो गया, क्लेम मतलब दावा करना होता है, मेडिकल मतलब हो गया चिकित्सा वाला, तो चिकित्सा दावा निपटाने में असमर्थ है। ये जो रिम्बर्समेंट होता है इसको यहाँ लिखा गया निपटाने में, काइंड ऑफ क्या करना है फिर में असमर्थ है, तो क्या लिखा है, अनेबल के लिए क्या हो गया हमारा, असमर्थ, मतलब नहीं कर पा रहे हैं। तो नीचे दिए गए कारणों के आधार पर हम आपका चिकित्सा दावा निपटाने में असमर्थ है, ये हो गया पहला लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या बोला है फिर, हेंस, ये भी वर्ड को क्या जोड़ने का काम आता है, हेंस वी आर रिटर्निंग द सेम टू यू अलॉन्ग विथ इनक्लोजर्स फॉर करेक्शन एंड रीसबमिशन टू अस फॉर अर्ली पेमेंट। बोल रहा है, पहले बोला लाइन क्या बोला कि हम जो इस कारणों से आपका जो भी चिकित्सा का दावा है उसको हम लोग क्या है, आपको निपटाने में असमर्थ, मतलब आपका जो भी बिल क्लेम किया मैं उतना पैसा आपको नहीं दे पा रहा हूँ, ये म्युनिसिपल मीनिंग है। फिर सेकंड लाइन क्या बोला है, वो उसको वापस कर रहा है इस चीज़ को, बिल को, और उसमें उन्होंने कुछ कारण लिखा है, रीजन लिखा है कि ये सारी चीज़ें मिसिंग है, कृपया नेक्स्ट टाइम ये सारी चीज़ों को आप ऐड कीजिए करके दोबारा मुझे फिर से दीजिए ताकि मैं आपको पैसा वापस दे सकूँ। बस ये इसका सिंपल मीनिंग है, पर उसको हिंदी में कैसे लिखना है आपको वो यहाँ बताया गया है। नीचे दिए कारणों से आधार पर आपका चिकित्सा बिल दावा निपटाने असमर्थ है, फिर अतः उसे संलग्न है, ये देखा ना उसको, तो इनक्लोजर मतलब अगर कोई आप फाइल बना रहे ना, फाइल के साथ में ना पेपर नीचे अटैच करते हैं, जैसे अभी बनाया हुआ पीजीटी का प्रोजेक्ट था ना, उसमें नेशनल क गो, वो क्या है हमारा, वही था हमारा इनक्लोजर, या फिर हमारा संलग्न बोलता है, क ख गो तो लगाया आपने जो, वही हमारा इनक्लोजर या फिर संलग्न बोलते हैं उसको। तो अतः उसे संलग्नों सहित आपको वापस कर रहे हैं ताकि आप उसे ठीक करके शीघ्र भुगतान के लिए फिर से प्रस्तुत करें। मतलब वो क्या बोल रहा है, जो है वो बिल को वापस कर रहा है, उसको बोला जो भी चेंजेस हुआ है आप क्या उसमें दोबारा अटैच कीजिए फिर से नया करके हमको वापस दीजिए ताकि हमको पैसा आपको फिर से हम दे पाए। इसका ये ओवरऑल मीनिंग हो गया। देखिए ऐसे आपको समझ में आ गया, अगर इसको आप पढ़ेंगे इस पैरा को आप समझ गए इसका मीनिंग क्या बोलने जा रहा है, क्रस्ट आपको समझ में आ गया। लेकिन आपको दिखने टाइम पे क्या करना है, जो हिंदी का प्रॉपर वर्ड है आपको वो सारा यूज करना है, बस यही आपको ध्यान रखना है। कई बार होगी गलती है ना, कुछ जैसे ना शीघ्र भुगतान हम लोग क्या लिख देंगे, करके जल्दी भुगतान लिख देंगे हम लोग। शीघ्र क्या ज़्यादा अच्छा रेस्पेक्टेबल वर्ड है, जल्दी भी सही है, गलत नहीं होगा, आप जल्दीबाजी में जल्दी लिख देंगे वहाँ पे जल्दी भुगतान करेंगे, ये भी चलेगा। लेकिन क्या अच्छा है, शीघ्र भुगतान। अगर आपके माइंड में वो वर्ड याद आ रहा है तो एक मिनट रुक के वहाँ पर वही वर्ड को लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो, ताकि यहाँ पे जो भी है ना दो में तो आपको मिल जाएगा वो। चलिए और एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, ये लास्ट एग्जाम्पल है, देख लेते हैं इसको। बोल रहा है श्री डैश करके हैज़ अप्लाइड फॉर द विड्रॉवल ऑफ sum of rupees 2 lakhs from his provident fund account to meet the expense incurred during his illness मतलब होता है बीमार हो जाना। His application is covered by the rule, उनका जो एप्लीकेशन क्या है रूल के अंदर आ रहा है। इट मे बी एक्सेप्टेड, क्या इट मे मतलब एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब देखिए क्या क्या बोला है यहाँ पर, पहला बोला है श्री के लिए क्या हो गया, श्री हो गया, ठीक है। हैज़ अप्लाइड फॉर द विड्रॉवल, विड्रॉवल क्या होता है हम लोग पैसा निकालना, निकासी बोलते हैं उसको। फॉर ए सम ऑफ, कितना निकालना है, कुल मिला के जो सम अमाउंट है उनका ₹2 लाख फ्रॉम, कहाँ से निकालना है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, PF अकाउंट, ठीक है। टू मीट, किस कारण से निकाल रहा है, टू मीट एक्सपेंस मतलब जो खर्च हुआ है, इनऑकर जिसके कारण खर्च हो गया, क्या हुआ है, ड्यूरिंग हिज इलनेस, जब वो बीमार हो गया तब जो पैसा उन्होंने खर्च किया उसको निकालने के लिए कहाँ से निकाला वो,
प्रोविडेंट फंड से उन्हें पैसा निकाल रहा है, कितना निकाला है वो 2 लाख रुपये निकाल रहा है। वो क्या किया उसके लिए, विड्रॉल के लिए उन्हें अप्लाई किया है। अब देखिए सारा आपको पता चल गया, बीमार भी हुआ है, क्यों बीमार हुआ है, तो इलनेस हो गया, उसको चाहिए पैसा, पैसा निकाला, कहाँ से निकाला है वो, पीएफ अकाउंट से निकाला है वो, कैसे कितना निकाला है, 2 लाख रुपये निकाल रहा है वो, क्या क्या उसके लिए वो उन्हें फॉर्म को अप्लाई किया है। अब हिंदी क्या है देखिए इसका, श्री ने अपनी, अब देखिए क्या हुआ, जो लास्ट था ना उसका इलनेस वो पहले आ गया। श्री ने क्या किया अपनी इलनेस में, अपनी बीमारी के लिए, तो अपनी बीमारी के, अब उल्टा रिवर्स जाइए, अपनी बीमारी क्या करना है उसमें एक्सपेंड मतलब खर्च हुआ है, अपनी बीमारी में खर्च के लिए अब कहाँ से, तो भविष्य निधि खाते में से 2 लाख रुपये निकालने की प्रार्थना की है। मतलब होता है ना अप्लाई, मतलब रिक्वेस्ट करना, वो बोलते हैं निकालने के लिए यहाँ प्रार्थना की है बोला है। फिर बोल रहा है हिज एप्लीकेशन कवर्ड बाय द रूल, उनका जो निवेदन है, जो प्रार्थना उन्होंने रिक्वेस्ट किया वो क्या है, नियमानुकूल है। मतलब जो भी उनका जो रूल रहता है, जो फॉर्म भर के देना है आपको, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारा उसने लगाया प्रॉपर तरीके से, इसलिए यहाँ बोला जो उनका जो भी हिज एप्लीकेशन जो है कवर्ड अंडर द रूल, जो रूल के हिसाब से उन्होंने सब कुछ करके सही सही दिया है। उनका जो निवेदन है वो क्या है हमारा, नियमानुकूल। यहाँ पर क्या हो गया, जो कवर्ड बाय द रूल जो लिखा है ना ये वाला चीज़, उसके लिए क्या है वर्ड क्या है, नियमानुकूल, मतलब जो भी नियम था उसके अनुकूल उन्होंने सब कुछ फॉर्म भर के दिया है। इट मे बी एक्सेप्टेड, अब क्या बोला है, इसे स्वीकार कर लिया जाए। इट मे बी वो बोला है अब इसको स्वीकार हम लोग कर लेंगे क्योंकि सब कुछ यहाँ प्रॉपर अच्छे से किया गया है, ये हमारा समझा है। चलिए एक लास्ट यहाँ पे करेंगे, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा हमारा। चलिए एक यहाँ पे लास्ट हम और देख लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट ऑफिसर रिसाइडिंग एट नियर बाई विलेज वुड बी इंटाइटल्ड टू ड्रॉ हाउस रेंट अलाउंस अप टू 15% ऑफ पे, कॉमा दिया है, सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ द रेंट रिसिप्ट एंड फुलफिलमेंट ऑफ द अदर रिक्वायरमेंट बाय देम। अब देखिए इतना सारा पढ़ा आपने लंबा चौड़ा, अब क्या करना है आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है। क्या अंडरलाइन करना है कि सारे में जो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े वर्ड कौन कौन से आ गए हैं हमारे। जैसे देखिए आप क्या क्या है, एक है डिसाइडेड, है ना, डिसाइड किया उन्होंने, ऑफिसर अधिकारी हो जाएगा, रिसाइडिंग नियर बाई, जो रिसाइड मतलब जहाँ रहते हैं, नियर बाई मतलब आसपास के विलेज वाले, वुड बी इंटाइटल्ड, वुड बी इंटाइटल मतलब क्या, जो उसके लिए क्या योग्य है, इंटाइटल है, उसको मिल सकता है ये वाली चीज़ें। क्या करना है, टू ड्रॉ, उसको मेरे पैसा उठाना है, क्या चीज़ के लिए, हाउस रेंट अलाउंस, ये हमारा एक अलाउंस मिलता है, एचआरए बोलते हैं लोग, घर में जो रहते हैं सरकारी आवास में उसके लिए मिलता है हमें। अब कितना, अप टू 15%, ठीक है, ऑफ द पे, उनका जो भी पे है उसका 15% उनको मिलेगा एचआरए, सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ द रेंट रिसीव, ठीक है, एंड फुलफिलमेंट द अदर कंडीशन। अब लेकिन कब मिलेगा, सब्जेक्ट मतलब तभी मिलेगा वो जब यूज करता है ना, सब्जेक्ट टू मतलब अभी वो श्योर नहीं है पर आपको मिल सकता है, ऐसा वो कंडीशन बोलते हैं। तो सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन, यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन क्या होता है, एक होता है हमारा प्रोडक्शन निर्माण करना, पर यहाँ पे वो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मतलब प्रोड्यूस करना, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कीजिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। वहाँ पर उस सेंस में यहाँ बोला गया है सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन, मतलब जब तक वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, रेंट रिसिप्ट, जहाँ रेंट मतलब जहाँ रहता है घर भाड़े पे, रिसिप्ट मतलब उसका स्लिप, ठीक है, एंड फुलफिलमेंट, जो भी चीज़ें वो पूरा कर रहा है, ऑफ द अदर, जो भी उनका अदर कंडीशन है उस इस 15% को लेने के लिए, अगर वो फुलफिल कर रहा है मान लीजिए, तो वो उसको मिल जाएगा। तो ये पूरा आपको समझ में क्रस आ गया। अब क्या करना है, आपको लिखना कैसे है, अब क्या करेंगे हम उसको ब्रेक करके, जहाँ जहाँ कॉमा दिया था अब वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ से उसको शुरू करेंगे। देखिए कॉमा यहाँ दिया है ना, यहाँ पे एक पहला वर्क हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा। अब लाइन से पढ़िए, इट हैज़ बीन डिसाइडेड, अब यहाँ से एक सेंटेंस हो गया, इट हैज़ बीन डिसाइड किया गया है, क्या लिखा है, अब झट का निर्णय करना, यह निर्णय किया गया है कि डैट की पास के गांव में रहने वाले अधिकारी वेतन के 15% तक मकान किराया भत्ता पाने के हकदार होंगे। अब यहाँ तक कही होगी, आप यहाँ तक क्या किया उन्होंने, ऑफिसर रिसाइडिंग एट नियर बाई विलेज वुड इंटाइटल टू ड्रॉ हाउस एंड अलाउंस अप टू 15% ऑफ द पे। तो बोला घर के आसपास जो रह रहे हैं उनको 15% का भत्ता मिलने को वो किराए का हकदार होंगे, लेकिन कॉमा सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन मतलब क्या, सब्जेक्ट यहाँ बशर्ते, कारण लगाया, बशर्ते बोलते ना, इस शर्त पे ही मिलेगा आपको, बशर्ते कि हुए किराया रसीद पेश करें, यहाँ पे लिखा था रेंट रिसीप्ट, तो ये हो गया किराया रसीद, ओके, क्या करना है उसको प्रोड्यूस मतलब पेश करना, लाना पड़ेगा, और एंड मकान किराया भत्ता पाने से संबंधित, मकान किराया यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस जिसको बोला था उसका क्या हो गया, मकान किराया भत्ता सरकारी आवास को मिलता है, पाने से संबंधित अन्य आवश्यकताओं को पूरा करे, जो भी उसका रिक्वायरमेंट था ना, फुलफिल मतलब हो गया पूरा करना, क्या पूरा करना है उनको, रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता को पूरा करना है। तो यहाँ से तरह इसको ब्रेक करके आप कर सकते हैं, जितना लंबा भी आएगा मान लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, पहले उसको रीड करना चाहिए, आप समझिए क्या बोला चाह रहा है, ठीक है, वो 5% क्या है वो देखना है आपको, फिर देखना कौन कौन सा मेन उससे वर्ड है, उसको अंडरलाइन से कर लीजिए, इसका मीनिंग होने वाला है। फिर मैंने सोचिए ऑफिसर मतलब अधिकारी, ठीक है, इंटाइटल मतलब योग्य, विलेज मतलब गाँव, हाउस रेंट मतलब क्या होगा वो देखिए, सब्जेक्ट क्या होगा फिर वो देखिए, फिर रेंट मतलब है ना भाड़े का घर, वो रिसीप, फुलफिलमेंट मतलब पूरा करना करके, जब मन में आपको वर्ड आ गया सारे हिंदी वाले, अब उसको अच्छे से अरेंज कीजिए कौन सा सही बैठ रहा है करने में, है ना। यह निर्णय लिया गया है कि, ठीक है, भत्ता पाने के लिए हकदार होंगे, अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, यह निर्णय लिया गया है कि भत्ता पाने के हकदार होंगे पास के गांव में रहने वाले,
क्या ये सही लग रहा है आपको? एडजस्ट नहीं हो रहा है ना, तो क्या करना है आपको, उसे एडजस्ट करना है। यह निर्णय लिया गया है कि पास के गांव में रहने वाले अधिकारी, है ना, 15% तक का मकान किराया भत्ता पाने के हकदार होंगे। आप अगर हकदार होंगे पहले लिख देंगे, एडजस्ट